नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने शनिवार को कहा कि किसानों को उनके मुद्दे पर बातचीत के लिए सरकार की ओर से कोई संदेश नहीं मिला है। मोदी सरकार बातचीत के मूड में नहीं है, लिहाजा 101 किसानों का एक समूह आज यानी 8 दिसंबर को दिल्ली की ओर मार्च शुरू करेगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को पंजाब हरियाणा सीमा पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने के कारण कुछ किसानों के घायल होने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी की ओर अपना पैदल मार्च स्थगित कर दिया था। वहीं किसानों के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई पर पंधेर ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कल क्या किया? लोग इस कार्रवाई से नाराज हैं। लोग भाजपा से पूछ रहे हैं, चूंकि किसान अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले जा रहे थे तो उन्हें आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया गया। इस बीच खनौरी बॉर्डर पर एक और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है। किसानों का दावा है कि डल्लेवाल का 8 किलो वजन कम हो गया है। शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने आगे कहा कि किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के राजनीतिक का विरोध प्रदर्शन 300वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी अड़ी हुई है। हमने एक और बड़ी घोषणा की है कि हम पंजाब में भाजपा नेताओं के प्रवेश का विरोध करेंगे। हमें यकीन नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी अमृतसर जा रहे हैं। हम पंजाब के किसानों से राज्य में उनके प्रवेश का विरोध करने का आह्वान करते हैं। किसान नेता ने आगे कहा कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीति कर रहे हैं। जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां भी किसानों की हालत ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी पंजाब में क्या कर रही है? उन्होंने बताया कि उनकी राहुल गांधी से कोई बात नहीं हुई, पंजाब के अधिकारियों से बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस RF नरीमन ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में शीर्ष अदालत के 2019 के फैसले की आलोचना करते हुए इसे न्याय का बड़ा मजाक बताया है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ न्याय नहीं किया गया। PTI के मुताबिक धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान पर प्रथम न्यायमूर्ति AM अहमदी स्मारक व्याख्यान में बोलते हुए न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि हालांकि इस फैसले में एक सकारात्मक पहलू भी है, क्योंकि इसमें पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को बरकरार रखा गया है। उन्होंने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि देश भर में हर दिन हाइड्रा हेड की तरह उभर रहे धार्मिक स्थलों को लेकर विवादों को खत्म किया जा सके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर करने वाले बयान पर NCP शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से वह गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। वह इस देश की एक प्रमुख नेता हैं, उनमें वह क्षमता है। संसद में उनके द्वारा चुने गए नेता जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ और जागरूक लोग हैं, इसलिए उन्हें ऐसा कहने का अधिकार है। आपको बता दें कि इससे पहले शरद पवार की बेटी और पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने भी ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया था। वहीं भाजपा उनके इस बयान को लेकर इंडिया गठबंधन पर लगातार निशाना साध रही है। NCP शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि विपक्ष को अपनी हार से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लोगों के पास वापस जाना चाहिए जो महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की भारी जीत से उत्साहित नहीं दिखते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होगी कि सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा किए गए सभी चुनावी वादों को जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिसमें लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करना शामिल है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा डाले गए वोटों और जीती गई सीटों के बीच तुलना आश्चर्यजनक है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने शनिवार को कांग्रेस पर परजीवी पार्टी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह पुरानी पार्टी
चुनाव जीतने के लिए क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह पुरानी पार्टी राज्यों में चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद लोगों को धोखा देती है। कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। परजीवी पार्टी वह होती है जो पेड़ से लता की तरह चिपकी रहती है और पेड़ से ताकत लेकर खड़ी होने की कोशिश करती है। यह उस पेड़ को सुखा देती है। सीरिया में विद्रोही गुट अब तक हमा 13 के अधिकांश हिस्सों और तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स पर कब्जा कर चुके हैं। इसके साथ ही विद्रोही गुट राजधानी दमिश्क की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। विद्रोहियों ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि हमारे लड़ाके राजधानी के भीतर दाखिल होना शुरू हो गए हैं। वहीं एक शख्स ने CNN से बात करते हुए कहा कि विद्रोही लड़ाके बारजे के पास हैं, जहां संघर्ष चल रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली गुल हो गई है और इंटरनेट धीरे चल रहा है। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कहा कि उन्होंने 2 लोगों से बात की है जिनका कहना है कि गोलीबारी की भीषण आवाजें आ रही हैं। हालांकि ये साफ नहीं था कि आवाज कहां से आ रही थी। आपको बता दें कि सीरिया की सरकार के खिलाफ विद्रोही गुटों ने बीते कई सालों में ये अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू की है। साल 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ शांतिपूर्ण और लोकतंत्र समर्थक विद्रोह एक गृह युद्ध में तब्दील हो गया, जिसने न केवल देश को तबाह किया बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां भी इसमें शामिल हो गईं। तब से लेकर अब तक इस जंग में 5 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में बिगड़ते हालात पर कहा है कि अमेरिका को इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए। ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, इसे अपने आप सुलझने दें, इसमें शामिल मत हों। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि सीरिया में विपक्षी लड़ाकों ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए कई शहरों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और रूस, जो यूक्रेन में पूरी तरह फंसा हुआ है, वहाँ 6 लाख से अधिक सैनिकों को खो चुका है। अब सीरिया में सीधे बढ़ते हमले को रोकने में असमर्थ नजर आ रहा है, जबकि सीरिया वो देश है जिसे रूस ने सालों से समर्थन दिया। सीरिया में बिगड़ते हालात पर रूस ने भी प्रतिक्रिया दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने विद्रोही गुटों को आतंकवादी बताया। शनिवार को रूस, ईरान और तुर्की के विदेश मंत्रियों की एक बैठक कतर में हुई थी। सर्गेई लावरोव का बयान इस बैठक के बाद आया है। उन्होंने कहा कि हयात तहरीर अल शाम ने इदलिब के इलाके के आगे बढ़कर दूसरे हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। हमा का कब्जा और होम्स पर कब्जे की कोशिश की उनकी पहले से सुनियोजित योजना थी। ये ज़मीन पर स्थितियों को बदलने की कोशिश है। हम हर तरीके से इसका विरोध करेंगे और वैध सीरियाई प्रशासन का समर्थन करेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार और वैध विपक्ष के बीच बातचीत शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि हम सीरिया की संप्रभुता और इसकी एकता का सम्मान करते हैं। हम अपील करते हैं कि यहाँ हिंसा तुरंत खत्म हो। दरअसल आपको बता दें कि रूस ने ही 1 दशक पहले राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ दिया था और वो इस कारण सत्ता में बने रहे, लेकिन पिछले हफ्ते विद्रोही गुटों के हमलों के बाद वो ऐसी सैन्य सहायता नहीं कर पाया। सीरिया सरकार का विरोध कर रहे विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने दावा किया कि तानाशाह राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं और सीरिया अब आज़ाद हो गया है। विद्रोही गुट ने अपने टेलीग्राम चैनल पर दावा किया है कि एक काले अध्याय का अंत हो गया और नई शुरुआत हो रही है। विद्रोहियों का कहना है कि बीते 5 दशकों से असद की सत्ता के कारण विस्थापित हुए लोग या वो लोग जिन्हें कैद कर रखा गया था, वो अब वापस आ सकते हैं। विद्रोहियों का कहना है कि एक नया सीरिया होगा जहां हर कोई शांति से रह सकेगा और न्याय का शासन रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी 2 वरिष्ठ सीरियाई अधिकारियों के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति बशर अल असद दमिश्क से चले गए हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो कहां गए हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल को पद से हटाने के लिए लाया गया महाभियोग प्रस्ताव वोटों की कमी के चलते गिर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शनिवार को नेशनल असेंबली के सदस्य पूवोन सिक ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा
की कोरम यानी संख्या बल पूरा ना हो पाने की वजह से इस प्रस्ताव पर वोटिंग का मकसद पूरा नहीं हो पाया, जिस वजह से महाभियोग प्रस्ताव अपने आप ही रद्द हो गया। अब महाभियोग प्रस्ताव के लिए अगली वोटिंग 11 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने वहां मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि अगले ही दिन भारी दबाव के कारण इस फैसले को वापस भी लेना पड़ा, लेकिन तभी से राष्ट्रपति यून सुक येओल को पद से हटाने की मांग हो रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।